हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का इस क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 9th में इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और आज का ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने नाज़ीवाद किसे कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तों को जाना था, वाइमर गणराज्य का जन्म और वाइमर गणराज्य में लोकतांत्रिक संविधान का गठन। इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे कि जब वाइमर गणराज्य में लोकतंत्र का गठन हो जाता है, उसके बाद क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें हिटलर का उदय होता है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, आज की शुरुआत हम जर्मन में राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट से करते हैं। रेडिकलवाद आपने रूस की क्रांति में ही पढ़ रखा है, और एक बार मैं आपको रिमाइंडर कराना चाहूँगी कि रेडिकलवादी वे होते थे जो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी जनसंख्या का जो है बहुमत वो सरकार के पक्ष में हो। और ये लोग महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन भी करते थे। अब मुख्य बात यह है कि जर्मनी में रेडिकलवादियों का कैसे पक्ष सामने आया, इसको जानना ज़रूरी है। आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी थी, और जब जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, उस समय जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग ने, ध्यान दीजिएगा, स्पार्टकिस्ट लीग ने अपने क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देने के लिए रूस की बोल्शेविक क्रांति को आधार बनाया। बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति को कहते हैं, जो 1917 में हुई थी। जर्मनी ने रूस की क्रांति से प्रेरणा ली। शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत का गठन किया गया। सोवियत यानी संघ, ग्रुप बनाए गए, और समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। यानी धीरे धीरे वहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया था, और काफ़ी लोग इकट्ठा होकर जुलूस प्रदर्शन भी किया करते थे। बच्चों, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य है। और इसमें क्या हुआ था कि 1918-1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था, और राजनीतिक प्रदर्शन उस समय एक तरीके से रोज़ आम घटना हो गई थी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के नारे गूंजने लगे थे उसके समर्थन में, और इसीलिए समाजवादियों और बाकी सब गुटों ने मिलकर लोकतांत्रिक शासन की बात की थी। बच्चों, जब ये विद्रोह अपने चरम पर था, वाइमर गणराज्य ने भी अपने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, और कुचल भी दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो स्पार्टकिस्ट थे, उन्होंने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। समाजवादी और साम्यवादी, ये दोनों ही गुट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, और यही सब कुछ ऐसे कारण रहे कि एक हिटलर के उदय को नियंत्रित नहीं कर सके थे, क्योंकि ये आपस में ही उलझे रहे थे। उसी समय जर्मनी में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1923 में रेडिकलवादी विचारों को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि पूरा जर्मनी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मैंने बताया था कि जब वर्साई की संधि हुई थी, तो युद्ध का दोषी जर्मनी को ही माना गया था, और युद्ध का हर्जाना जर्मनी को ही भरना था। सारा कुछ जो है जर्मनी पर ही थोप दिया गया था, और उसे हर्जाने के रूप में स्वर्ण मुद्रा देनी थी। जर्मनी का स्वर्ण भंडार खाली होता चला गया, क्योंकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सोना जो है हर्जाने के रूप में देने लगा था। और 1923 तक आते आते जर्मनी ने ऋण और हर्जाना दोनों ही देने से मना कर दिया। उसके बाद जब मित्र राष्ट्रों को ये बात पता चली, तो फ्रांस ने एक योजना निकाली, और उसके तहत उसने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके जो थे, उनमें से रूर बहुत प्रसिद्ध था, और रूर जो है ये कोयला भंडार वाला इलाका था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब जर्मनी के पास कोई चारा नहीं रह गया कि वो इसका विरोध कर सके, क्योंकि चारों तरफ से वर्साई की संधि से उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर लिया गया था। जर्मनी में महामंदी और अति मुद्रास्फीति। बच्चों, जब रूर के इलाके पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया, और ये मुख्य औद्योगिक इलाका था, तो अब जर्मनी के पास कोई आय का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रह गया था जहाँ से उसको महत्वपूर्ण आय प्राप्त हो। जर्मनी में मंदी की स्थिति पहले से ही थी, 1923 से ही। अब देखिए महामंदी कैसे आ गई। इन घटनाओं के बाद
जब जर्मनी ने देखा कि मित्र राष्ट्र उनके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जब जर्मनी की मुद्रा को मार्क के नाम से जाना जाता है, और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा, और इसी संकट को जर्मनी में अति मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर ये प्रश्न क्वेश्चन में आता ही है। जहां अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क थी, वहीं दिसंबर तक आते आते 9,88,60,000 मार्क हो गई। देखिए कितना अंतर आ गया। और एक तरीके से देखा जाए तो एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, और जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गईं, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी किस तरह से एक बास्केट भर भर के जर्मनी की मुद्रा मार्क को ले जाया जा रहा है। बच्चों, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं, और जो जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम हो गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती। इस अति मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी पूरे दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया था। लेकिन इस समय जर्मनी की स्थिति सुधारने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉप्स योजना बनाई, और इस योजना के तहत वर्साई की संधि के तहत लिए जाने वाले हर्जाने की शर्तों को पुनः तय कर दिया गया। यानी हर हाल में जर्मनी को उस हर्जाने को भरना ही था। अगला टॉपिक है हमारा महामंदी के साल। आपने देखा बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ था राजनीतिक और आर्थिक रूप से, और उसके पश्चात आवश्यक वस्तुओं की मांग में कमी आ गई थी, जिससे किसानों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ा संकट तो उस समय आया अमेरिका में, जब 1929 में 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, एक शेयर बाज़ार का ये धराशायी हो गया। और इसके धराशायी होने के साथ ही जर्मनी को जो अमेरिका से मदद मिलती थी, वो मदद मिलनी बंद हो गई। अब जर्मनी बिल्कुल लाचार हो गया, क्योंकि जर्मनी के जितने भी निवेश थे और औद्योगिक गतिविधियाँ, ये पूरी तरीके से जर्मनी इनके लिए अमेरिका पर डिपेंड था। और अमेरिका में ये हालत हो गई कि आगामी 3 सालों तक उसकी राष्ट्रीय आय आधी रह गई थी। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, और किसानों की हालत ख़राब थी। सट्टेबाज जो थे वो बाज़ार से पैसा खींचते जा रहे थे, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का पूरा दुनिया भर में असर पड़ा था। 1932 में जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। धीरे धीरे मज़दूरों और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, और जो लोग मजदूरी कर रहे थे उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। कई जगह सड़कों पर इतनी बेरोजगारी हो गई थी कि पढ़े लिखे लोग भी गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे थे, और उस तख्ती पे लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और लोग रोजगार की तलाश में सड़कों पर यूं ही घूमते रहते थे। रोजगार की समाप्ति के कारण युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था, क्योंकि उनके पास अपनी जीविका चलाने का कोई साधन नहीं था, तो वो इन्हीं सब कार्यों से पैसा ले आते थे। और मुद्रा के अवमूल्यन के साथ ही वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी संकुचित होती जा रही थी। इस आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, ये तीनों ही वर्ग बहुत ही परेशान थे, और इन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। इन सब के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो वाइमर संविधान बना था, उसमें कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से अस्थिरता और तानाशाही वाला माहौल उत्पन्न हो रहा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक था आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये क्या था बच्चों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से किसी एक पार्टी का बहुमत मिलना नामुमकिन हो गया था, और जितनी बार भी जर्मनी में सरकार बनी वाइमर गणराज्य में, वो हर बार गठबंधन की सरकार बनी थी। यानी कई पार्टियों को मिलाकर जो सरकार बनती है उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। दूसरी वजह थी अनुच्छेद 48 में राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के माध्यम से शासन संचालन का अधिकार दिया गया था। वाइमर गणराज्य में एक छोटी सी ही अवधि में
लगभग जो है 20 मंत्रिमंडल के हाथ में ये गणराज्य रहा, जिनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं थी, और इस दौरान अनुच्छेद 48 का दुरुपयोग किया गया था। इन्हीं सब कारणों से लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पा रही थी। बच्चों, इन सब कठिन परिस्थितियों में हिटलर का उदय होता है, यानी हिटलर हमारे सामने आता है, क्योंकि आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कंडीशन बनी थी और उसके बाद किस तरह से आर्थिक संकट आया। तो उन परिस्थितियों में क्योंकि जो भी रेडिकलवादी और सोशल डेमोक्रेटिक गुट्स बने थे वो आपस में ही उलझे हुए थे और वो हिटलर के लिए एकजुट नहीं हो पाए। बच्चों, हिटलर के उदय में जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और वर्साई की संधि के पश्चात हिटलर 1919 में जर्मन कामगार दल, जिसे हम जर्मन वर्कर्स पार्टी भी कहते हैं, उसका सदस्य बन गया था। और यही पार्टी आगे चलकर राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कार्यकर्ता पार्टी, जिसे इंग्लिश में कहा गया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, दिया गया था। और यही पार्टी आगे चलकर नाज़ी पार्टी के नाम से जानी गई थी। जब वर्साई की संधि हुई थी और जिस तरीके से शर्तें रखी गई थी और जर्मन सेना की पराजय ने हिटलर को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था, और जब शर्तों को सुना था हिटलर ने तो बहुत ही क्रोधित हुआ था। वो शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। 1923 में हिटलर ने बर्लिन और बवेरिया पर कब्जा करने और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई थी। लेकिन जब हिटलर की ये योजना उस समय के तत्कालिक संगठन को पता चला तो हिटलर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा, कुछ दिनों बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। जब जर्मनी में या पूरे विश्व में महामंदी की स्थिति आ गई थी, तब उस दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था और इस नाज़ीवाद में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। 1929 में नाज़ी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले, लेकिन 1932 तक आते आते इसे 37% वोट मिल गए थे, यानी इसका वोट बैंक में इजाफा हुई थी और हिटलर को लोग मानने लगे थे। नाज़ी पार्टी धीरे धीरे करके देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, क्योंकि 1929 के बाद आपने देखा कि महामंदी के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे और सारे रोजगार के जितने भी अवसर थे वो समाप्त हो चुके थे। तो लोगों को नाज़ीवाद में एक नया भविष्य दिखाई दिया और इसका सबसे अधिक प्रभाव इसलिए था क्योंकि हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था और वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। आप ये चित्र देख सकते हैं और उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिटलर के प्रति जन समर्थन कितना ज़बरदस्त था लोगों में, क्योंकि एक आशा की किरण उन्हें हिटलर के इस शासन व्यवस्था में दिखाई दी थी। हिटलर ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस तरह से देखा जाए तो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली का प्रादुर्भाव किया और इस नई शैली के तहत लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की शुरुआत की। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन गई थी। ये पिक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पर लाल झंडा है और ये नाज़ी सैनिक है और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्वस्तिक का भी चिन्ह बना हुआ है और एक बिल्कुल ही स्पेशल तरीके से ये खड़ा हुआ है। नाज़ियों द्वारा हिटलर को मसीहा और रक्षक बताया गया जो लोगों के दुखों को समाप्त करने वाला था। हिटलर ने बेरोजगारों को ये आश्वासन दिया था कि उनको भविष्य में सुरक्षित रोजगार दिया जाएगा। एक तरीके से हिटलर ने पूरा माहौल बनाया हुआ था और उनके जो समर्थक थे वो इसको धीरे धीरे लोगों में प्रसारित कर रहे थे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपने देखा कि जब वाइमर गणराज्य का उदय होता है उसके बाद कैसे आर्थिक संकट की स्थिति से जर्मनी गुजरता है
और इन कठिन परिस्थितियों में हिटलर का उदय होता है। तो आप पिछले पार्ट को और इस पार्ट को मिला के इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप समझेंगे। फिर हम अगली क्लास में इसके आगे के विषय में पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।